जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग बच्चों इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है और आप भी बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, समझ लेना। हर एक चीज़ आपको एकदम बेसिक से समझाई जाएगी। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है जब हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखते हैं तो उन सिलेबस में जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक है, तो उन सभी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं उनमें एक टॉपिक आता है न्यूमेरिकल को लेकर। यानी कि आपके केमिस्ट्री का पेपर जो होता है फिजिक्स की तरह ही उसमें भी न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। बट फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने को मिलते हैं, फिजिक्स से कुछ कम न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिजिक्स में आपका जो पूरा सिलेबस है लगभग हर चैप्टर के न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें आपको मात्र 3 अध्याय ही पढ़ना है जिनके न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। उन तीनों अध्यायों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले के जो वीडियो थे उनमें आपको बिलियन के न्यूमेरिकल्स हमने सारे बता दिए और आपको रासायनिक बलगतकी के बता दिए गए हैं। यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 जो था हमारे अकॉर्डिंग और चैप्टर नंबर जो 1 था, यानी कि पहला वीडियो आपके लिए आया था विलियन का, दूसरा आया था आपके रासायनिक बलगतिकी का, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत रसायन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन तीनों चैप्टर से आएंगे। आपका जो बोर्ड का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा, उसमें इन 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं जिसमें न्यूमेरिकल आते हों। आप सभी को पता है न्यूमेरिकल जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं। तो हमें 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो 110% गारंटेड होता है कि इन्हीं चैप्टर से आएंगे। तो इन चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक हैं, अगर हम हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 2 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा जो वैद्युत रसायन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो अगर आपने इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, न्यूमेरिकल जाकर वहां से देख लेना। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें डीएम कर देते हैं, क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है देखो ध्यान से। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखेंगे। 4 से 5 या 6 से 7 न्यूमेरिकल ही बताए जाएंगे क्योंकि इतने ही टॉपिक हैं। मैं चाहूँ तो एक टॉपिक पर 10-10 न्यूमेरिकल भी बता दूँ तो वो चीज़ फ़ायदा नहीं रहता, आपका टाइम वेस्ट होगा। बट आपको कॉपी और पेन लेकर बैठ देना है ताकि आप इन न्यूमेरिकल्स को साथ साथ में लिखते चले जाएंगे। लिखेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। अगर नहीं है, बाहर हैं कि ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप इन क्वेश्चंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलयन की चालकता इतनी दी गई, इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। यानी कि इसकी जो मोलर चालकता है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है मुझसे नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया इसका नोट करते हैं। दिया गया है, देखो क्या क्या मान दिए गए। इतने केल्विन ताप पर, यहाँ पर कोई ताप की आवश्यकता ही नहीं, केल्विन पर इतने मोल केसीएल विलयन की चालकता दी गई। चालकता को बच्चों आपको पता होना चाहिए, चालकता को किससे लिखते हैं, कप्पा से लिखते हैं। तो कप्पा का मान कितना दिया है, 0.0248 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका कप्पा का मान दिया गया। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। मोलर चालकता को हम लिखते हैं लैम्डा एम से, और लैम्डा एम इक्वल आपसे कह रहा है इसका मान आप ज्ञात करो। ठीक है, और यहाँ पर जो एम का मान है वो दिया गया, कितना दिया गया, 0.20 एम ही दिया। ठीक है, ये दिया गया। अब बच्चों इसका आपको जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। लैम्डा एम का सूत्र क्या होता है, मोलर चालकता निकालते कैसे देखो। मोलर चालकता निकालने के लिए लैम्डा एम का एक सूत्र होता है, कप्पा इंटू में 1000 होता है, डिवाइड बाई आपका, यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख ले मोलरता। ऐसे मोलरता आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या कभी कभी यहाँ पर सांद्रता भी दिया रहता है, तो वो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यहाँ पर मोलरता की बात कीजिए, एम का मान, और 90% क्वेश्चन होते हैं जिसमें एम का मान ही दिया जाता है, तो यहाँ पर हम मोलरता लिख देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हम आंसर रखेंगे, मान जो है वो रखेंगे और इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का मान आपको पता है कितना होता है, 0.0248।
इनटू में आपका 1000 है, डिवाइड बाई आपका 0.20 है, ए मान है। ठीक है, हमने रख लिया। देखो बच्चों, इधर अगर हम दशमलव, यहाँ पर ए लगा हुआ है और यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। इधर देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद में दशमलव है। कितने डिजिट के बाद में दशमलव है? 4 डिजिट के बाद में दशमलव है। तो इधर 4 डिजिट के बाद में दशमलव है, इधर 2 डिजिट के बाद में दशमलव है, यानी कि 2 डिजिट ऊपर ज़्यादा है तो हम इधर का दशमलव हटा देंगे, ऊपर का हटा देंगे, और 2 डिजिट ज़्यादा है तो उतने ही हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे। 2 0 बढ़ा लिए। अब देखो बच्चों, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 से 3 0 को कैंसिल करा दिया गया। अब देखो बच्चों, लैम्डा m इक्वल टू क्या बचा? ऊपर बचा 248 डिवाइड बाई आपका बचा 2, डिवाइड बाई क्या बचा? इसको 2 से भाग कर दो। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। यानी कि बच्चों मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m का जो मान आया है वो कितना आया है? 124। ठीक है, 124 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, जो कि लैम्डा m का होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसका लैम्डा m का जो मान था, जो वैल्यू हमें निकालनी थी, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल अगर बोर्ड के पेपर में हमसे पूछा जाता है, हम उसको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया ना? कोई डाउट होता तुरंत पूछिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके आप तुरंत कोई भी डाउट कैसा भी रहता है आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट बना रहेगा तो वो डाउट आपको पढ़ने नहीं देगा। ठीक, अगला देखो, अगला बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन इसमें आएगी तो आप इसे अच्छे से समझ लेना। देखो, CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया है। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करना। देखो यहाँ पर ध्यान दे दो, क्या है? कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें कैथोड पर इसकी CuSO4 की अभिक्रिया लिखनी होगी। तो आपका CuSO4 जो है, इसकी हमें कैथोड पर एक अभिक्रिया लिखनी होगी। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं, फिर दी गई वैल्यू लिखते हैं। देखो हम लिखेंगे सॉल्व, या फिर हम लिख सकते हैं हिंदी में हल। ठीक, अभिक्रिया क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे, यानी कि जो इसकी अभिक्रिया है बच्चों उसे लिखेंगे। देखो अभिक्रिया, और अभिक्रिया किस, सॉरी बच्चों, इधर हम लिखेंगे कैथोड पर। किस पे कह रहा है? कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कैथोड पर अभिक्रिया CuSO4 है। तो देखो अगर CuSO4 दिया गया ना, तो Cu की अगर हम कैथोड पर लिखें तो क्या हो जाएगा? Cu, और Cu पर 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉपर का यहाँ पर दिया गया, Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन E पर निगेटिव हो जाएगा, और इक्वल टू बन जाएगा क्या? आपका Cu बन जाएगा। एक कैथोड पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों देखो, दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया। देखो CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा, यानी कि बच्चों I दिया गया। I कितना दिया गया? 2 एम्पियर दिया गया। I 4 एम्पियर होता है। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसको मत समझना, नहीं तो एक स्टाम हो जाता है। 2 एम्पियर दिया गया। एम्पियर से 400 सेकंड तक, यानी कि 450 सेकंड तक, यानी कि बच्चों जो T का मान दिया गया वो दिया गया है 450 सेकंड। 450 सेकंड दिया गया, पर विद्युत सेकंड तक अपघटित किया गया है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर द्रव्यमान की गणना करना। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान निकालना है। अब कॉपर का द्रव्यमान निकालने के लिए, अब देखो अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान का सूत्र हो जाएगा, ये होता है सा E इंटू में Q रहता है, E इंटू में Q डिवाइड बाई आपका F रहता है। अब ये सूत्र है। अब हमें यहाँ पर E की भी आवश्यकता पड़ेगी, Q की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इस सूत्र में मान रखकर इसका द्रव्यमान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों इन, और F क्या है बच्चों? F जो है फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96,500।
ठीक है, याद रखेंगे F का मान यहाँ पर क्या है 96,500। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम Q को निकाल लेते हैं, Q निकाल लेते हैं। तो Q का आपने एक सूत्र पढ़ाया था, Q इक्वल टू होता I इंटू में T, कि प्रति सेकंड कितनी धारा बह रही है। ठीक है, अब देखो यानी कि 1 सेकंड में धारा बह रही है, इसके Q इक्वल टू आई टी होता है, और कभी कभी I इक्वल टू आपने पढ़ा था Q अपॉन में T, या T इक्वल टू Q अपॉन में I पढ़ा था, ये सूत्र है। तो Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम Q यानी कि आवेश निकाल लें। I का मान कितना है 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, टाइम कितना है 450 सेकेंड है। ठीक है, तो Q इक्वल टू का Q का मान कितना आ जाएगा 2 0 0 2 5 10 का 0 2 चक्कू 8 1 9, यानी कि Q का मान आ गया 900 कूलाम। आवेश हमेशा किस में होता है, कूलाम में होता है, आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है। तो Q का मान आ गया बच्चों 900 कूलाम। अब E जो है, E का मान हम इसका तुल्यांकी भार होता है, तो जब हम इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे, तुल्यांकी भार डायरेक्ट लिख लेते हैं, तुल्यांकी भार E इक्वल टू हो जाएगा, इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया गया, ठीक है, द्रव्यमान संख्या 63 द्रव्यमान दिया गया, और इसका 2 हो जाएगा, तो 2 3 6 और 2 1 2 दशमलव, और कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 31.5, यानी कि बच्चों जो इसका तुल्यांकी भार आया है, ई का मान आया है, वो आ गया है 31.5। कितना आ गया है 31.5। अब देखो, अब इस सूत्र की सहायता से हम इसको हल कर लेंगे। तो देखो द्रव्यमान कितना आएगा, ई का मान आया कितना 31.5 आया है, इनटू में Q का मान कितना आया है 900 आया है, डिवाइड बाई F, यानी कि फैराडे नियतांक का मान है 96,500। 96,500, इसमें 2 जीरो जो है, इन 2 जीरो से इन दोनों जीरो को हम लोग कैंसिल करवा देंगे, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल करवा देंगे। देखो अब इधर क्या है दशमलव लगा हुआ है, नीचे एक जीरो चाहे हम बढ़ा लें, ठीक है, नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ऊपर से दशमलव हटा देते हैं। तो देखो क्या बचेगा 3 1 5 गुणे आपका 9 बचेगा, नीचे आपका बचेगा 9 6 5 और 0, ये वाला 0 बच जाएगा। ठीक है, वो 0 तो कटे हुए। अब देखो इन दोनों की कराना हमें मल्टीप्लाई, 9 पना 45, 9 पना कितने होते हैं 45 होते हैं, 5 इधर हो जाएगा 4 बचेगा, 9 का 9 और 9 5 9 4 कितने होते हैं 13 होते हैं, 1 बचेगा, 9 3 27 हुए कितने होते हैं 28 2835 हो जाएगा बटे 9650। अब बच्चों ये जो वैल्यू आ गई है इसको आप भाग करेंगे, इससे क्या करेंगे इसको भाग देंगे। जब आप इसको इससे भाग दे देंगे तो 0.293 ग्राम आ जाएगा। इसका बच्चों जो द्रव्यमान आएगा कैथोड पर वो इतना आएगा, इतना द्रव्यमान जो है, इतना आंसर जो है इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले अगर यहाँ पर हमें कहीं पर भी E और Q का मान दिया होता, यहाँ पर डायरेक्ट आवेश और इसका तुल्यांकी भार दे दिया होता ना, तो हम इसको ये सारी चीज़ें हमें करनी ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट हल कर सकते थे। लेकिन बट हमें Q भी निकालना था, Q निकालने के लिए हमें IT सूत्र होता है। तो I हमें दिया गया था कितने एम्पियर की धारा बह रही है, कितने सेकंड बह रही है, तो वो हमने IT से इसका Q का मान निकाल लिया। E हमें तुल्यांकी भार है, इसकी द्रव्यमान संख्या 63 होती है, बट्टे 2 से भाग कर दिया। अब हमारा आ गया इसका तुल्यांकी भार, और हमने इसके फैराडे नियतांक जिसका मान नियत होता है इसके लिए, वो इंपॉर्टेंट था, वो हमने रख लिया, और हमने अपनी जो मान जो वैल्यू थी उसको कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों ध्यान से बेरी IMP आप इस पे लगा लो। तीसरा वाला न्यूमेरिकल जो है कह रहा है कि एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल है उसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं उससे पहले इस रिएक्शन को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इजीली से कर लेंगे। तो देखो पहले हम एक बार यहाँ पे लिखी, यहाँ पे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम पहले आपको रिएक्शन समझा देते हैं। रिएक्शन क्या है, 2Fe है और 3 पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस आपका क्या है, आपका I2I है, निगेटिव है, इससे रिएक्ट हो रहा है, बन क्या रहा है F2Fe 2 पॉजिटिव प्लस आपका I2 बन रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका इसमें संबंध क्या होगा, इसमें हो जाएगा, और एक इसमें निकालो। इसमें क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। देखो बच्चों
इधर कितने हैं 3 दूनी 6 और इधर कितना आ रहा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर जो मान है उसमें कमी हो रही है। अगर कहीं पर कोई चीज़ कमी होती तो यहाँ पर कौन सा अवक्रिया होती, कैसी अवक्रिया होती है, इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n से लिखते हैं। तो देखो इधर 3 दूनी 6 है, इधर कितने हो रहे हैं 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर 2i है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो 2 एकन 2 है और इधर सिर्फ 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं -2, इधर देखो 2i माइनस है, इधर 2i 0 है, 2i 0 है, तो 0 के मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा ना। तो एक क्या यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, क्या हो रहा है, ज़्यादा है, यानी कि बढ़ रहे हैं। यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, यानी क्यों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इधर एक माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आप अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि जहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि, याद रख लेना, वृद्धि लिखा हुआ कहीं कहीं पर मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आप समझ गए तो आप यहाँ पर हमने एक चीज़ समझ ली, इस रिएक्शन के द्वारा En का मान जो है वो 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, En का मान 2 है, बस हमें यही चीज़ समझना था। अब हमें देखो यहाँ पर सेल का E0 सेल दी गई है, E0 सेल का मान दिया गया, कितना दिया गया वोल्ट में, 0.236 वोल्ट दिया गया, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक देखो। अब हमें निकालना क्या है, E0 सेल अवक्रिया की मान है गिब्स ऊर्जा। देखो बच्चों गिब्स ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है -n E0 सेल इनटू में आपका F होता है, और F का मान आपको पता है फैराडे नियतांक है 96,500। इस सूत्र में हम मान रखेंगे और वैल्यू निकल आएगी। तो देखो गिब्स जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n का मान कितना आया 2 इंटू E0 का मान ये वाला है 0.236 इंटू में F का मान कितना है 9600, 96,500 ये मान है। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो परंतु प्लीज़ बच्चों। देखो अब हमें क्या करना है, देखो इन सभी की करना है मल्टीप्लाई, इन सभी की क्या करना है, गुणा करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 के 2 और 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4 0 0, ठीक है। 3 संख्या के बाद दशमलव, 3 संख्या के बाद दशमलव आ गया, ठीक है। इंटू में आपका 96500 ये आ गया। अब इन दोनों की करो मल्टीप्लाई, इन दोनों की क्या करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों बानों की बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस आएगा, सॉरी मान आएगा -45,548 इतना आ जाएगा, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगी, गिब्स ऊर्जा इतने जूल हो जाएगी। अगर बच्चों इसे किलो जूल में चेंज करना है तो इसमें हम उतने से भाग दे देते हैं, कितने से, किलो जूल में करना है तो 1000 से भाग देंगे, तो 1000 से भाग देंगे, 3 डिजिट होते हैं तो 45,548 ये आ जाएगा किलो जूल में। तो इतने किलो जूल ऊर्जा आ जाएगी, मानक गिब्स ऊर्जा। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना। अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो उसमें रिएक्शन में आपको सबसे पहले पता करना है कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन हो रहा है। अगर ये चीज़ आपने पता कर ली, समझ गए ना, तो आप इजीली से किसी भी रिएक्शन को सॉल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से समझ लेना। 25 डिग्री ताप पर 25 सेंटीग्रेड पर KCl के NY50 विलेन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व तो इतना दिया गया, साइमन प्रति सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक, आपको सेल स्थिरांक का मान जो है वो निकालना। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। देखो दिया गया है, क्या दिया गया, देखो यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व यानी कि बच्चों अगर हम बात करें कप्पा का मान दिया गया 0.005, ठीक है। मात्रक नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लो अगर आपकी, साइमन प्रति सीएम यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है। वाले विलेन में KCl NY20 यानी कि यहाँ पर जो है इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी भी नहीं पड़ेगी, और वाले सेल हमें सेल स्थिरांक निकालना ना, तो यहाँ पर प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जो R है उसका मान आवश्यकता है 400 ओम हो गया हो। तो सेल स्थिरांक को लिखते हैं बच्चों X से, X का मान आपसे पूछा गया। अब जो बच्चों सूत्र होता है, एक आपने पढ़ा होगा चालकत्व,
इक्वल टू क्या होता है, चालकता गुणे सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक होता है, अंक की बिंदी है बच्चों, इसको पाई मत समझना, सेल स्थिरांक होता है। अगर इसको वैसे लिखें अगर हम संकेत में, तो कप्पा इसको सी से लिखते हैं, इंटू में एक्स हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा आपका संकेतांक के रूप में। क्योंकि अगर आपको कोई बताता है और आप समझ नहीं पाते तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कप्पा इक्वल टू सी इंटू में एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कप्पा दिया गया है, कप्पा K4 कप्पा होता है, यहाँ पर चालकत्व तो कहाँ से हम लाएंगे बताओ, इसमें चालकत्व का तो कहीं पर विशिष्ट चालकत्व दिया गया ना, तो चालकत्व तो हाँ है, ठीक है, बट चालकता कहाँ से लाएंगे, चालकत्व दिया गया, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व दिया गया, कप्पा का मान दिया गया, ठीक है, बट हम चालकता कहाँ से लाएंगे सर, चालकता यानी कि जो सी है उसका मान कैसे लाएंगे भाई, हम चालकता कहाँ से लाएंगे बताओ। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, चालकता इक्वल टू होता है 1/प्रतिरोध, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को लिखते हैं आर से, तो 1/r हो जाएगा, सी इक्वल टू। तो देखो अब आपका सूत्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी इक्वल टू 1/r इंटू में एक्स है। सूत्र आपका कुछ इस प्रकार से अब दिखाई देगा, नहीं देगा बताओ, समझ गए ना, सूत्र आपका इस प्रकार से। अब देखो इस सूत्र में वैल्यू जो है उनको रखो, देखो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा मान, आपका सूत्र आया है कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू में एक्स, मान रखो कप्पा का मान कितना दिया गया 0.005 इक्वल टू 1/r का मान कितना है बच्चों 400 दिया गया, देखो 400 रख दो, इंटू में एक्स करो, इसके बट्टे में 1 मान के इसकी तिरछा गुणा कराओ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया 0.005 इंटू में 400, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इधर 3 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, 3 0 3 0, तो एक इसकी अगर हम भाग करें, पहले मल्टीप्लाई करो, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इस 0 से 2 0 हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 चक्कू 20, 2 20 0, ठीक है। हाँ देखो बच्चों 5 चक्कू कितने होते हैं 20, 1 0 2 0 यहाँ से कट गया है, 3 संख्या के बाद तो 0.2, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, एक्स का मान। सेल स्थिरांक कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है किसी भी प्रकार की तो तुरंत आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। अगला देखो, अगला है 5वां है और लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपसे प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता सब कुछ पूछ लिया गया है। मैं चाहता तो सभी पर एक एक न्यूमेरिकल लगवाता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। देखो 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास, कॉलम का व्यास, ये बच्चों कुछ नहीं है, कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर बिलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसका प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल याद रख लेना। सबसे पहले बच्चों हम नोट करते हैं जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं, दिया गया है, देखो क्या दिया गया, देखो समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, ठीक है, इसमें आपसे चालकता पूछी गई है, चालकता कप्पा, हाँ। तो सबसे पहले हम जो दिया गया उसे नोट कर लेते हैं। देखो M इक्वल टू क्या दिया गया 0.5 मोल प्रति लीटर दिया गया, ठीक है। NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास, कॉलम का व्यास यानी कि व्यास को लिखेंगे D से, D का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बच्चों जो व्यास है वो अगर हमें यहाँ पर चाहिए रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास डिवाइड बाई 2, तो व्यास का मान 2 है, सॉरी व्यास का मान 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो रेडियस आएगी R का मान आएगा 2 × 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया, ये आपकी रेडियस आ गई यानी कि त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब देखो इसकी लंबाई L कितना है 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिलियन कॉलम का प्रतिरोध यानी कि R जो है वो कितना है, देखो 5000 ओम है, 5000 ओम है, ठीक है। पूछा क्या गया प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, चालकता, चालकता को लिखते हैं आप लोग कप्पा से, पढ़ चुके हैं अभी, मोलर चालकता लैम्डा M से लिखते हैं। ये 3 वैल्यू जो हैं आपसे पूछी गई हैं, हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम रो का मान निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं,
प्रतिरोधकता रो इक्वल टू, आपने सूत्र पढ़ा था आर ए अपोन में आपका होता है एल, सॉरी एल है बच्चों, टी मत समझना, एल है एल है एल है लंबाई वाला, ये सूत्र होता है। अब आप लोगों के मन में डाउट क्वेश्चन समस्या आ गई होगी, सर ए यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है? अब क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पता है ना, ठीक है। निकाल लो यहाँ से ए का मान, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7 गुणे आर, आर का मान कितना है, एक और एक का स्कोर करेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 3.14, और चाहते तो एक के स्थान पर पाई आर स्कोर लिखते वहाँ पर, फिर वहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती और हो सकता था आप लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता। तो ए का मान ये आ गया, हम इजीली से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का मान कितना है 5000 है, आपको पता है दिया गया सूत्र में ही क्वेश्चन में, इंटू ए का मान कितना है 3.14 है, डिवाइड बाई एल, एल का मान कितना है 100 सेंटीमीटर है। एक दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करवा दिया गया। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बता देना भाई, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हो जाएगा, समझ गए। अब देखो बच्चों रो इक्वल टू क्या बचा 5 बचा, इंटू 3.14 बचा, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 5 चक्कू 20 का 0 बचे 2, 5 चक्कन 5 और 2 कितने होते 7, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 तियाँ 15, ये क्या हो गया भाई 3.14 होता है, ठीक है। तो 2 इधर 5000 है ना, इधर 5000 है बच्चों, 5000 है क्योंकि एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो वो वाला बढ़ जाएगा, दो संख्याओं के बाद दशमलव है यहाँ पर, यानी कि जो रो का मान आ जाएगा वो 157 आ जाएगा। मात्रक देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर आर है, आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है, तो अगर हम सिंबल बनाएं तो ओम का सिंबल ऐसा है, ए त्रिज्या का स्क्वायर मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे आर है, आर का होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी कि ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। लो इसका रो जो है आपकी जो चालकता है उसका मान हमारा आ गया, सॉरी प्रतिरोधकता, चालकता नहीं, प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं, आपकी प्रतिरोधकता का मान जो है आ गया। अब हमें निकालना है कप्पा, यानी कि जो आपकी चालकता है। अब देखो चालकता कैसे निकालेंगे, कप्पा इक्वल टू एक सूत्र पढ़ा था आप लोगों ने, 1/रो होता है, वहीं से आता है सेम चीज़, CX से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। बट हम सीधे यहाँ पर कप्पा इक्वल टू 1/रो आदि लिख लेना है, 1/रो। अब रो का मान कितना है देखो बच्चों 157 है, तो देखो 157 157 हो जाएगा, तो अब इसको भाग करो, देखो क्या आ जाएगा, देखो 157 है, इधर देख लो बच्चों 157 है 57, एक से करना है जाएगा नहीं, दगाया दशमलव 1 जीरो, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, यानी कि 3 जीरो तो 2 जीरो बढ़ गए, तो ये 6 बार चला जाएगा, तो 6 का जाएगा, फिर एक 3 लगभग, हाँ 6 और 3, हाँ ठीक हो जाएगा। देखो इतना रख लो, 2 डिजिट तक ही निकाल लो बच्चों, क्या आ जाएगा 0.0063। अब कप्पा, इसका मात्रक देखो, कप्पा का मात्रक क्या है ओम है, कप्पा का मात्रक क्या है 1 मात्रक देखो ओम सेंटीमीटर है। अभी इसके बटे में है तो इसका क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर का इन्वर्स हो जाएगा, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, बस हो जाएगा। लो एक कप्पा का मात्रक आ गया, चालकता आपकी आ गई। अब आपको निकालनी है मोलर चालकता। क्या निकालनी है बच्चों मोलर चालकता, यानी कि बच्चों आपको लैम्डा एम निकालनी है। लैम्डा एम का सूत्र होता है कप्पा इंटू में 1000 डिवाइड बाई आपका एम होता है, ठीक है। लैम्डा एम निकालो भाई, कप्पा का मान 0.0063 इंटू में आपका 1000 डिवाइड बाई एम, एम का मान 0.5 सॉरी 0.05 था, 0.05 है, ठीक है मान रखो। देखो क्या आएगा भाई, इधर देखो 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव है, इधर 1 2 संख्या के बाद दशमलव, यानी कि नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल आउट करवा दो, 5 चक्कन 5 और 5 दूनी 10 करवा दो, ठीक है। देखो लैम्डा एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 63 गुणे 2, आए तो आ रहा 63 गुणे 2। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। तो लैम्डा एम का मान क्या आ गया 126, क्या एस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, MOL होता है मोल,
लो ये आंसर आ गया ANS। तो इसमें हमसे प्रतिरोधकता कप्पा का मान पूछा गया था, चालकता पूछी गई थी, ये मोलर चालकता। हमने सभी का सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रख लेना, प्रतिरोधकता का सूत्र याद रख लो, ठीक है। आपको अगर कहीं पर कप्पा निकालना हो तो ए होता है सूत्र, ऐसे इससे भी हम निकाल सकते हैं, मान की गणना कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा एम का सूत्र याद रख लो, सूत्र को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, ठीक है। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू में एम होता है। अगर मोलर चालकता वगैरह दी हो, मोलर जो मोल दिया गया हो, मोलरता दी गई हो, तो कप्पा का मान यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कप्पा निकालेंगे तो कप्पा इक्वल टू सूत्र क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो कप्पा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लैम्डा एम हो जाएगा, इंटू में एम आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका 1000 आ जाएगा, इधर आपका कप्पा आ जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ से ये सारे मान दिए गए तो इसके अकॉर्डिंग हम कप्पा यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई भी सूत्र आता है उसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे पूछ लेंगे। तो बच्चों, हमारा जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को लेकर टेंशन, परेशानी, दुख दर्द और जो पीड़ा थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। अब हमें न्यूमेरिकल के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल की टेंशन जो न्यूमेरिकल को लेकर थी वो हमारी फिनिश हो गई। न्यूमेरिकल हम लोगों ने फिनिश कर लिए। अब न्यूमेरिकल पर हो सकता है आपको कोई वीडियो मिले, नहीं तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब तो न्यूमेरिकल हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ लेना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। बट न्यूमेरिकल तो सारे पढ़ा दिए गए। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दूंगा, उसे भी जाकर देख लेना, चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएंगे सारे न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली हमसे जरूर पूछेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।